हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार अपने चैनल पासवे नक्शे ऑफ सक्सेस पर दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी 12वीं क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमने महाजन पद मगध के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें से हमने फिर आगे चल करके मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, जो कि भारत का आरंभिक साम्राज्य था। अब हम मौर्य साम्राज्य में ही आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चलता था। प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए मौर्य वंश के राजाओं ने किस प्रकार की व्यवस्था बना रखी थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलते हम देखते हैं आगे की क्या क्या प्रक्रियाएं इन्होंने किया है मौर्य वंश के राजाओं ने। देखिए, मौर्य वंश के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो आगे पढ़ते हुए हमें देखना है कि मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से तरीकों का प्रयोग किया है मौर्य वंश के राजाओं ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश के प्रशासन को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि मौर्य वंश के प्रशासन को चलाने के लिए पूरे भारतवर्ष के जो उनका क्षेत्र था, जहां पर मौर्य वंश के राजाओं का शासन था, इस प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने क्षेत्रों को इन्होंने 5 भागों में बांट रखा था। इन 5 भागों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ थे और कैसे इनकी प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने अपने क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा था, जिनमें से जो इनका पहला क्षेत्र था, ये था इनका राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। इनकी राजधानी थी पहली पाटलिपुत्र, ठीक है। तो अबे पहले हमने जानना है पाटलिपुत्र के बारे में। मैंने पढ़ाते समय पीछे जिक्र किया है, पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक समय का पटना, बिहार का, जो बिहार की राजधानी है। तो आप सब लोगों को मैंने बताया था कि ये मौर्य वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, पहले इनकी जो राजधानी थी मौर्यों की, ये हुआ करती थी पाटलिपुत्र से पहले जो मगध के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजगृह, ठीक है, या राजगांव। बाद में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र आ गई थी और हम पाटलिपुत्र से आगे हम चलेंगे इसमें। तो मौर्य वंश के राजाओं की राजधानी क्षेत्र थी पाटलिपुत्र, और इसके बाद पाटलिपुत्र के अलावा 4 इनके और भी प्रांतीय क्षेत्र थे। ये तो राजधानी क्षेत्र हो गया, प्रांतीय क्षेत्र में इनके 4 और थे। इसके अलावा 4 प्रांतीय क्षेत्र थे। ये तो अगर राजधानी क्षेत्र और प्रांतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, इसके जो 4 प्रांतीय क्षेत्र थे, ठीक है। प्रांतीय क्षेत्र देखिए ध्यान से, मौर्यों के 1 हो गया राजधानी क्षेत्र और 4 प्रांतीय क्षेत्र, मतलब कि अपने साम्राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजधानी क्षेत्र और 4 इन्होंने प्रांतीय क्षेत्र में बांट रखा था। तो प्रांतीय क्षेत्र का जो पहला क्षेत्र आएगा ये है तक्षशिला, ठीक। तक्षशिला के बाद अगर हम बात करें, दूसरा है उज्जैनी, ये प्रांतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आता है उज्जैनी, प्रांतीय क्षेत्र के बाद उज्जैनी 2 हो गए राजधानी क्षेत्र। इसके बाद में प्रांतीय क्षेत्र पहला तक्षशिला और दूसरा है उज्जैनी, और उज्जैनी के बाद में आता है तोसिल, और एक और है जिसका नाम है स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, स्वर्णगिरी क्या होता है। स्वर्णगिरी का मतलब होता है सोने का पहाड़। स्वर्णगिरी मतलब सोने का पहाड़। तो ध्यान से देखिए, मौर्य वंश के राजाओं ने अपने प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानी क्षेत्र, जो कि पाटलिपुत्र, पटना, बिहार वाला हिस्सा। इसके बाद में एक इनका प्रांतीय क्षेत्र था तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के पेशावर वाले एरिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से जो तक्षशिला है, ठीक है। और तक्षशिला के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, जब पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि तक्षशिला के एक महान शिक्षक, जिन्होंने कि मौर्य साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने में, स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। इसके बाद चलते हैं उज्जैनी से आप उज्जैन को जोड़ सकते हैं। ये उज्जैनी जो है ये आज के एमपी में है, मध्य प्रदेश एमपी में है ये उज्जैनी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम तोसिल की बात करें तो ये तोसिल वाला जो हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं कि आज का जो ओडिशा जो है, ओडिशा के आसपास वाले हिस्से में तहसील हुआ करता था, जिसको कि आप लोग पता होगा
कि कलिंग युद्ध के बाद यहाँ राजधानी बनाया था अशोका ने। और इसके बाद आता है स्वर्णगिरी। अब ये स्वर्णगिरी का पता होगा आप लोगों को कहाँ, ये कर्नाटक में है। ठीक, तो इन्होंने अपने प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानी क्षेत्र, तक्षशिला एक प्रांतीय क्षेत्र, उज्जैनी दूसरा प्रांतीय क्षेत्र, तोसील और स्वर्णगिरी ये 4 प्रांतीय क्षेत्रों में इन्होंने बांट रखा था। अब जब हमने ये लिख लिया और हमने ये जब देख लिया, तो इसको देखने के बाद में हमें ये डिस्कस करना बनता है कि क्या मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे, क्या इन सारे एरियाओं में जो सारे ये क्षेत्र है, क्या इन सारी जगहों पर एक जैसा ही प्रशासन व्यवस्था रही होगी? क्या एक जैसे ही सारे कार्यक्रम होते होंगे यहाँ पर? नहीं, इतिहासकारों ने हमें बताया है कि ये एक जैसा नहीं हो सकता है। आप लोग साधारण तौर से अगर हम साधारण बुद्धि भी लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। ये पाटलिपुत्र राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर जो राजा होता था, राजा का दबदबा रहा होगा, प्रमुख रूप से राजा यहाँ पर शक्तिशाली था, तो इस वाले एरिया में जो भी राजा था उस समय उसका दबदबा रहा होगा। लेकिन अगर मैं तक्षशिला की बात करूं, तक्षशिला जो कि पाटलिपुत्र से हजारों किलोमीटर दूर है, क्या आप सोच सकते हैं कि जो पटना में व्यवस्थाएं होगी यही व्यवस्थाएं तक्षशिला में रही होगी? नहीं रही होगी। यहाँ की कल्चर व्यवस्था अलग है, बिल्कुल खाना पीना अलग है, वहाँ के जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। तो पाटलिपुत्र से ऐसा तो नहीं रहा होगा यहाँ पर। तो हम इस तरह से साधारण से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को अपने कल्चर व्यवस्था में छूट दिया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से उज्जैनी चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो है यहाँ की भी प्रशासन व्यवस्था एक जैसी नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ की भी कल्चर व्यवस्था बिल्कुल अलग है बिहार वाले से, तो यहाँ भी डिफरेंट ही रहा होगा। फिर तोसील में भी यही रहा होगा, और स्वर्णगिरी जो कि साउथ भारत दक्षिण भारत में, यहाँ भी प्रशासन व्यवस्था जो रहा होगा वो अलग अलग रहा होगा। जो यहाँ पर राजकुमार या जो इनके मंत्री शासन करते होंगे वो वहाँ के लोकल लोगों को अपने कार्य करने के लिए छूट देते होंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताइए, तो आप लोगों को मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को बताने के लिए इस मौर्य साम्राज्य के पूरे 5 हिस्से में बांटने होंगे आपको, और इन 5 हिस्सों में कैसा व्यवस्था रहा होगा इसके बारे में जानना होगा। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पटना से हम तक्षशिला चले या फिर हम उज्जैनी चले, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये दोनों के दोनों स्थान जो हैं, तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों के दोनों भूमार्ग के किनारे हैं। मतलब कि यहाँ से तक्षशिला पहुंचने के लिए हमें जमीन का प्रयोग करना होगा, सहारा लेते होंगे वो लोग, और यहाँ तक पहुंचने में करीबन हफ्ते और महीने लगते होंगे जाने में। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर पाटलिपुत्र देखें तो ये भूमार्ग के किनारे नहीं है, बल्कि ये नदियों के किनारे पर है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है, ये समुद्र के किनारे पर है, हमें याद रखना है कि यहाँ तक की प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए, और या फिर लोग जाते आते होंगे यहाँ से, व्यापार जब इनका होता होगा, तो इस व्यापार को और जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सेना की व्यवस्था करनी पड़ी होगी। तो अब हम सैन्य व्यवस्था के बारे में चलेंगे, आगे सुनेंगे, देखेंगे। प्रशासन व्यवस्था के एरिया हमने देख लिया, अब सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी। इस प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी, और सैनिक व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। तो आप लोग से पूछेगा तो पहले हम इसको बताएंगे, इसके बाद फिर इसके हम सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब अगर हम बात करें तो सेना सुरक्षा का एक प्रमुख साधन रहा होगा, प्रमुख माध्यम थी। अब ये याद रखना है कि हमने जो ये 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, इन 5 क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमें याद रखना है कि एक मजबूत और ताकतवर सेना की आवश्यकता पड़ती होगी। तो अब हम सेना के बारे में पढ़ेंगे कि सैन्य व्यवस्था इनकी कैसी थी। तो देखिए, सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो सैन्य व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज बताता है। ठीक है, कौन बताता है? मेगास्थनीज। अब हम सैन्य व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मेगास्थनीज मैंने बताया था कौन था पीछे वाले वीडियो में, मेगास्थनीज या मेगास्थनीज। ठीक है, ये मेगास्थनीज जो है ने सैन्य व्यवस्था के बारे में बताता है। ने सैन्य या सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए, ऐसे लिखते हैं इसके। मेगास्थनीज ने
सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए देखिए ध्यान से, सैन्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेगास्थनीज अपनी किताब में वर्णन करता है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए मौर्य ने सैन्य व्यवस्था को कई भागों में बांट रखा था। जैसे इन्होंने एक बताया है कि इन्होंने कहा है कि सैन्य व्यवस्था को चलाए रखने के लिए एक समिति, क्या बताया उन्होंने, एक समिति और 6 उप समिति, एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। ध्यान से समझिए। देखिए, मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मेगास्थनीज बताता है कि मौर्यों ने अपने सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सैन्य व्यवस्था को इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। एक समिति बनाया था उन्होंने, एक समिति और 6 उप समितियां, एक समिति और 6 उप समितियों में इन्होंने सैन्य व्यवस्था को बांट रखा था। अब इन एक समिति और 6 उप समितियों का काम क्या था, उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं मिटाता हूं इसे, फिर आगे लिखता हूं मैं। देखिए, 6 समिति और एक उप समिति है। देखिए, एक समिति का काम, मतलब कि जो पहली समिति है 6 में से, उसका काम क्या है, नौसेना को देखना। नौसेना किसको देखना है, इनका काम। पहली जो है उसका काम है नौसेना, किसको, नौसेना को देखना, नौसेना को देखना या चलाना। हमने 6 उप समितियों की बात की। 6 उप समिति में से एक जो है ये, इसका काम है कि मौर्य वंश में जो नौसेना है, नौसेना मतलब कि जो इनका नेवी है, ठीक है, तो नेवी की सेना है, उनका संचालन करना काम क्या है, नौसेना का देखरेख करना या फिर संचालन करना। इसको देखने से अच्छा लिख देते हैं संचालन करना। नौसेना का संचालन करना, ठीक है। याद रखना हमें कि मौर्यों ने जो अपनी समितियां बनाई उसमें से एक समिति का काम था नौसेना का संचालन करना। अब मैं दूसरी समिति अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है। एक समिति हो गई। अब दूसरी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे लिख देता हूँ ताकि जल्दी हम लोग समझ लें। दूसरी समिति, अब दूसरी एक का हो गया नौसेना का काम करना, और जो दूसरी इसकी समिति थी उसका काम होता था यातायात। एक समिति का काम हो गया इसका यातायात और खान पान का संचालन करना, ठीक है। देखिए, पहले वाली समिति का काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरे काम हो गया यातायात और खान पान की व्यवस्था करना। अगर हम तीसरी के देखें तो तीसरी जो थी समिति, इसका काम था पैदल सैनिकों को देखरेख करना, पैदल सैनिकों का संचालन करना, ठीक है। याद रखना है, हमने 3 के बारे में बात किया। पहले वाले काम था नौसेना का संचालन, दूसरे के काम था यातायात और खान पान, और तीसरे वाले काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, और चौथे का काम था, चौथे वाले जो होते थे सैन्य व्यवस्था, इनमें
चौथे का काम होता था अश्वरोहियों का संचालन करना, और फोर्थ वाले जो हैं इनका काम था अश्वरोहियों का संचालन करना। अब अश्वरोही क्या है याद रखना है, अश्वरोही मतलब वे सैनिक जो घोड़े पर सवार होकर के चला करते थे उनको बोलेंगे अश्वरोही सैनिक। तो जो चौथी कमेटी थी इनकी, उसका काम था अश्वरोहियों का संचालन करना। ये समितियां हैं, ठीक है, याद रखना है, मैं बार बार समिति नहीं लिखा हूं। ये फर्स्ट समिति, सेकंड समिति, और ये पहली समिति थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फिफ्थ के बारे में हम बात करते हैं कि फोर्थ जो थी अश्वरोहियों को चलाना इसका काम था, और जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाले का काम था रथरोहियों को चलाना। रथरोहियों का संचालन करना, ठीक है, रथरोहियों का। फिफ्थ जो समिति थी, पांचवी समिति से काम था रथरोहियों का संचालन करना। रथरोही मतलब कि रथ पे जो चलने वाले सैनिक थे उनका संचालन करना। और सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ, ठीक है, जो इसकी सिक्स्थ कमेटी थी उसका नाम था हाथियों का संचालन करना। हाथियों का संचालन करना, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए हमने पढ़ा अभी कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उन्होंने पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटा था। उसमें से एक उनका राजधानी क्षेत्र पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तोसील और स्वर्णगिरी, ये 5 क्षेत्रों में बांटा। 5 क्षेत्रों से वो लोग आराम से देखते हुए यहाँ से प्रशासन व्यवस्था को, और इस 5 क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए या फिर व्यापार के लिए भी इनको सेना की आवश्यकता पड़ी होगी। तो मैगस्थनीज बताता है कि इनकी सैन्य व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था को 6 उपसमिति, एक समिति और 6 उपसमितियों में बांट रखा था, ठीक है। अब एक इसमें से हमने अभी बारी बारी से सब समितियों के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी एक रह गई है जो उप समिति है। अब उप समितियों के बारे में हमें जानना है कि उप समिति क्या काम करती थी, ठीक है। तो इससे मिटा देता हूं मैं, फिर उप समितियों के बारे में बताता हूं। देखिए उप समिति के बारे में बात करते हैं। उप समिति, जो ये उप समिति थी इसका काम क्या होता था, ध्यान देखिए। उप समिति का काम था सबसे पहले कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी का व्यवस्था करना, बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के खान पान की व्यवस्था करना। इसके अलावा जानवरों की चारे का व्यवस्था करना। देखिए 5-6 समितियों के बारे में पढ़ा था। ये उप समिति है। उप समिति का काम था उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों का व्यवस्था करना, सैनिकों के खान पान के लिए व्यवस्था करना, जानवरों की चारे की व्यवस्था करना, ठीक है, और सैनिकों के देखभाल के लिए सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ठीक है, ध्यान से देखिए।
हमने 6 समितियों की बात कर ली। एक उप समिति थी, एक उप समिति का काम क्या था, उपकरणों को ढोने के लिए, मतलब कि हथियार वगैरह को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। उस समय गाड़ी ट्रक वगैरह तो होती नहीं थी, तो बैलगाड़ी ही होती थी साधन। सैनिकों के खान पान की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना, उनमें से सेवक और शिल्पकार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मौर्यों ने अपने प्रशासन व्यवस्था को चलाने के सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको बांट रखा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अब आगे चलते हैं, मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आगे देखते हैं। देखिए, मैंने पीछे पढ़ाया था आप लोगों को धम। ठीक है, धम। तो धम के प्रचार के लिए, धम के प्रचार के लिए, धम के प्रचार के लिए अशोक ने धम महामातों, धम के प्रचार करने के लिए अशोक ने धम महामात नाम के, धम महामात नाम के अधिकारियों को रखा था। याद रखना है कि अगर पूछेगा कि महामात कौन होते थे आपसे, तो बताओगे कि अशोक ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था धम, और धम के प्रचार प्रसार करने के लिए धम महामातों को नियुक्त कर रखा था अशोक ने। तो महामात कौन थे? धम के प्रचार करने वालों को धम महामात या महामात कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक आता है आप लोग की किताब में, एक ये टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। आता है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये याद रखना है, आपका टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं लेक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, हमें याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण काल भारतीय इतिहास में माना जाता है। मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण है कि 19वीं शताब्दी में जब हम गुलाम थे, उस समय जब विदेशी लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण काल माना है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को इतना महत्वपूर्ण काल माना गया, यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसे मिली जो भारतीय इतिहास को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये भी हमें याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद आखिर 150 वर्षों तक ही क्यों चल पाया, लगभग 137 वर्ष तक ही लगभग, और या 150 वर्षों के आसपास ही केवल ये चल पाया। तो हमें ये भी याद रखना है कि एक महत्वपूर्ण होने के बाद, एक साम्राज्य महत्वपूर्ण साम्राज्य होने के बावजूद भी ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, और लंबे समय तक ना चल पाने के पीछे कई सारे कारण हैं जो कि आपकी किताब में भी नहीं पढ़ना है, फिर मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, ये था कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लेना और हिंसा को छोड़ देना, अहिंसा के रास्ते पर चलना। आने वाले उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो सबके सब निर्बल थे, खजाना खाली हो चुका था, जिसके कारण भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे बारी बारी से, जिसके कारण विदेशी आक्रमण के कारण मौर्य साम्राज्य बहुत जल्दी ही तहस नहस और नष्ट हो गया। तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में जानना है तो बताओ कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिससे कि आगे चलकर के इतिहासकारों को इतिहास लिखने में मदद मिलता है। अशोक को भारतीय इतिहास के लोग या फिर भारतीय प्रशासन व्यवस्था, जो आधुनिक प्रशासन व्यवस्था है, इसके लोग भी अपना आइडियल मानते हैं अशोका को। और अशोक के जो वो शीर्ष है, जो 4 सिर खड़े होते हैं, उसको आज भी भारतीय प्रशासन व्यवस्था में प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण काल था, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाने के पीछे क्या कारण थे वो मैंने आप लोगों को अभी बताया।
फिर आगे हम चलेंगे, इसके अगले टॉपिक में हम देखते हैं। देखो एक चीज और मैं पीछे भूल गया था बताना, वो भी बता देता हूँ। वो क्या था कि जो यूनानी स्रोत हैं, यूनानी जो स्रोत हैं, स्रोत, यूनानी स्रोत का मतलब आप लोगों को पता ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यूनानी स्रोत, यूनानी जो स्रोत हैं, यूनानी स्रोत, यूनानी स्रोत बताते हैं, यूनानी स्रोतों को अगर हम देखें तो यूनानी स्रोत बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य व्यवस्था के पास या मौर्यों के पास में, मौर्य के राजाओं के पास में कितनी बड़ी सेना हुआ करती थी। तो उसमें से अगर हम देखें तो ये बताता है कि अगर हम देखें यूनानी स्रोतों के अनुसार तो मौर्य सम्राटों के पास, मौर्य राजाओं के पास, मौर्य राजाओं के पास जैसे कि ये बताता है यूनानी स्रोत कि मौर्य राजाओं के पास 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे। कितनी? 6 लाख पैदल सैनिक, 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे इनके पास में। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार, 30,000 इनके पास में घुड़सवार हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें और तीसरे नंबर पर मैं देखूं तो 9,000 हाथी, 9,000 हाथी। देखिए यूनानी स्रोत बताता है कि मौर्य राजाओं के पास में 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे, 9,000 हाथी हुआ करते थे इनके पास में। इतनी बड़ी सेना इनके पास में थी। लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये जो संख्या है ये अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चों इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग हमने पढ़ा अभी, ये उत्तर भारत के बारे में था सारे का सारा, जो मैंने अभी बताया 2-3 जो भी हमारे लेक्चर वाले पीछे वीडियो गई हैं। अब हम ये उत्तर भारत को छोड़ेंगे, अब हम चल रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। अब हम आधा जो इस चैप्टर का जो आधा हिस्सा है वो दक्षिण भारत के बारे में है, तो अब हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे। हमने उत्तर भारत पूरा कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का, तो हम दक्षिण भारत के बारे में देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि ये वो समय जब उस समय उत्तर और दक्षिण भारत की प्रशासन व्यवस्थाएं कैसी थी उसके बारे में जानना है। हमने उत्तर भारत में तो अभी जाना कि उत्तर भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी कैसी थी। अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो दक्षिण के भारत चलते हुए सबसे पहले हमें लिखना है दक्षिण के राजा और दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? दक्षिण के राजा और सरदार, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के राजा और सरदार में कि इस समय दक्कन और उससे दक्षिण, दक्कन और उससे दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलकम, इसे याद रखना है। तमिलकम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तमिलकम है क्या मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ। देखिए तमिलकम, ठीक है। हमने उत्तर भारत पर पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और दक्षिण भारत में दक्षिण के राजा और
सरदारों के बारे में हम बात करेंगे। दक्षिण भारत में कुछ बड़े राजा और सरदार जो कि छोटे राजा हुआ करते थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम दक्कन और उससे दक्षिण, दक्कन मतलब है कि हिंदुस्तान के मध्य हिस्सा जो है उससे थोड़ा सा आगे वाला दक्कन है, और दक्कन के आगे दक्षिण वाला हिस्सा जो महाराष्ट्र के नीचे वाला हिस्सा है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला था तमिलकम। अब तमिलकम क्या है और तमिलकम किसे कहा जाता था, ये हमें याद रखना है कि तमिलकम है क्या एक्चुअल में। तो तमिलकम का मतलब था तमिल नाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, और कुछ केरल के हिस्से, ठीक है, या हिस्से या भाग भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, याद रखना है कि तमिलकम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो हमें याद रखना है कि दक्षिण भारत में तमिलकम शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये तमिलकम शब्द कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को मिला करके एक ही साथ में तमिलकम कहा जाता था। क्या, तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ केरल के हिस्से को मिला करके तमिलकम कहा जाता था। अब इस तमिलकम जो है, तमिलकम जो ये वाला एरिया है, इस तमिलकम के ऊपर किन किन राजवंश का शासन रहा है, यहाँ पर कौन कौन शासन करने वाले थे, तो देखिए इसमें जो राजा थे वो थे चोल। पहला राजवंश कौन सा था, चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्य, ठीक है। ये तीन राजवंश हैं जो इन तमिलकम वाले हिस्से पर शासन करते थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य ये वो राजा थे जिनको हम कह सकते हैं सरदार, ठीक है। छोटे राजा थे ये, बाद में चल करके ये बड़े हो जाएंगे, इनको हम सरदार कहते थे। इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, संगम ग्रंथ से मिलती है। किससे, संगम ग्रंथ से मिलती है इनके बारे में। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत में जो तमिलकम था, यहाँ पर चोल, चेर और पांड्य वंश के राजा जो थे, इनका शासन हुआ करता था, ठीक है। इन्हीं वंश के सरदारियों का उदय होता है, चोल, चेर और पांड्य। सरदारियों का उदय और बाद में ये समृद्ध हुआ, ठीक है। उदय हुआ और बाद में समृद्ध हो गए। ये याद रखना है कि हमने दक्षिण भारत में जैसे चलना शुरू किया, हमने दक्कन और उससे दक्षिण वाले भाग में तमिलकम शब्द समझा। तमिलकम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल आते थे, और इन जगहों पर चोल, चेर, पांड्य सरदारियों का उदय हुआ, जो बाद में चल करके राजा बन गए बड़े बड़े, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। देखिए, हम पढ़ेंगे अब, जो हमने पढ़ा अभी सरदारों के बारे में, तो हम पढ़ते हैं अब सरदार और सरदारी। क्या पढ़ेंगे, सरदार और सरदारी, ठीक है। अब सरदार कौन होते हैं पता चल ही गया, छोटे राजाओं को जो शुरुआत में उदय हो रहा था इनका। अब हम सरदार और सरदारियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सरदार एक ताकतवर या शक्तिशाली सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति
होता था। ध्यान रखना है कि ये सरदार जो शब्द है, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। ये याद रखना है कि सरदार कौन होता था? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, इसका पद वंशानुगत हो सकता था, मतलब कि वंश परंपरा के हिसाब से चल सकता था। एक सरदार, फिर उसका बेटा सरदार, फिर उसका बेटा सरदार, या फिर इनमें से ही किसी एक को हटा करके चुन भी लिया जाता था। ये वंश परंपरा पर चलता भी नहीं था। तो ये थे सरदार, ठीक है। अब सरदारों के बारे में आप लोगों को पता चला कि सरदार कौन होता था, ठीक है। अब सरदार के कार्य क्या होता था वो देखेंगे हम। तो अब सरदार के कार्य में बताता हूँ, ये कार्य क्या क्या करता था। देखिए, ठीक है, इसके कार्य क्या क्या था। पहला जो सरदार का कार्य है, ये था अनुष्ठानों का संचालन करना। क्या करता था सरदार? पहला काम अनुष्ठानों का संचालन। सरदार का पहला काम होता था कि अनुष्ठान का ये संचालन करेगा। कोई भी अनुष्ठान होगा, पूजा पद्धति होगी बड़ी बड़ी, उन पूजा पद्धतियों का इसका काम होता था संचालन करना। और इसका जो दूसरा काम है, अब हम सेकंड काम देखते हैं कि सरदार जो था ये दूसरा काम क्या करता था, तो युद्ध के समय नेतृत्व करना। ऐसे दूसरा काम क्या था? युद्ध के समय नेतृत्व करना। मतलब कहने का कि जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई के समय ये कैप्टन के रूप में काम करेगा, आगे आगे चलेगा। और थर्ड इसका जो काम होता था नेतृत्व के बाद में, ये होता था विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता का काम करना। ये मध्यस्थता के रूप में काम भी करता था, ठीक है। 3 हो गए इसके काम। अगर मैं फोर्थ काम के बारे में बात करूं तो इसका फोर्थ काम था अपने अधीन लोगों से भेंट लेना, ठीक। तो ये याद रखना है कि सरदार के जो कार्य होते थे, ये 4 कार्य हैं। इसे याद रखना है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सरदार के काम हो गया। अब हम सरदारों के बारे में आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हमें। अगला जो सरदारों के बारे में पढ़ना है वो है सरदारों के बारे में जानकारी, ठीक है। सरदारों के बारे में जानकारी, ठीक है। सरदारों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये हमें पढ़ना है कि सरदारों के बारे में जानकारियां कहाँ से मिलती है, ठीक है। देखिए, तो सरदारों के बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो प्राचीन संगम ग्रंथ में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों की जानकारी देती हैं। तो याद रखना है कि सरदारों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कि दक्षिण के राजवंश के बारे में या राजाओं के बारे में अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो इनकी जानकारी हमें प्राचीन समय का एक संगम ग्रंथ है, संगम ग्रंथ दक्षिण भारत का, इससे इनके बारे में जानकारियां हमें मिलती है, ठीक है।
अब देखिए, अब हमने सरदारों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब इन सरदारों के पास में पैसे कहाँ से आते थे, कैसे पैसे इकट्ठे करते थे, और कौन से महत्वपूर्ण सरदार थे जो बाद में चल करके बड़े बड़े राजा बनकर उभरे, उनके बारे में जानना है हमें। देखिए, अब है कि कई सरदार और राजा, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार से, ध्यान से सुनना है बातों को, कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। व्यापार से राजस्व जुटाते थे। ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत के राजा या दक्षिण भारत के जितने भी ये राजा रहे, लगभग ये समुद्र के किनारे इनका प्रशासन व्यवस्था रहा और लंबी लंबी दूरी से व्यापार होता था, लंबी लंबी दूरियों का व्यापार होता था समुद्रों के माध्यम से, और इन समुद्रों के माध्यम से व्यापार के द्वारा ये लोग बहुत सारे धन इकट्ठा करते थे, मतलब कि राजस्व जुटाते थे, ये याद रखना है। अब इनमें से कुछ मैं राजाओं के बारे में जैसे बात करूं कि जैसे एक राजवंश के बारे में बताता हूं मैं। मध्य और पश्चिम भारत में, कहां पर, मध्य और पश्चिम भारत में शासन करने वाले कौन से राजा थे? मध्य और पश्चिम भारत में या मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले जो राजा थे उनका नाम था सातवाहन वंश। कौन से थे? सातवाहन वंश। कौन? सातवाहन वंश। मतलब कि लंबी दूरी से ये लोग राजस्व इकट्ठा करते थे। उनमें से एक राजा थे मध्य और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले सातवाहन वंश के राजा। और सातवाहन वंशों की अगर हम बात करें, ऐसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक में पढ़ाऊंगा, श्री सतकर्णी सबसे ताकतवर राजा था इनका। और सातवाहन वंश के राजा अपने आप को क्या बताते थे? ब्राह्मण बताते थे। ठीक है, हालांकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि राजा केवल क्षत्रिय हो सकता था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट है और सातवाहन वंश के राजा खुद अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। ये आगे का मैटर आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा। ये सब सातवाहन वंश के राजा हैं। ये शासन कब करते थे? तो याद रखना आपको कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। याद रखना है कि सातवाहन वंश के राजा दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, लगभग 400 वर्षों तक। ठीक है, इनका सबसे ताकतवर राजा श्री सतकर्णी था। ठीक, तो ये याद रखना है। और एक और है राजा जिनके बारे में बताता चलूं, पश्चिमोत्तर और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले, और वो कौन से थे? देखिए, पश्चिमोत्तर और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले राजा, पश्चिमोत्तर और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले राजा ये थे मध्य एशियाई मुल्क के थे। ये राजा शासन करने वाले, ऐसे लिखते हैं, शासन करने वाले
मध्य एशिया, मध्य एशियाई लिख देता हूं मैं, और मध्य एशियाई, ठीक है, मध्य एशिया या फिर मध्य एशियाई मूल के शक, कौन? शक शासक, ठीक है। ये दो जो मैंने बताया अभी, सातवाहन वंश और शक वंश, ये दोनों के दोनों शुरुआत में सरदार थे ये, और सरदारी प्रशासन करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ये ताकतवर और समृद्ध होते चले गए। मैंने बताया अभी कि मध्य भारत और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले जो हमारे सातवाहन वंश के राजा रहे, और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले जो शासक थे ये मध्य एशियाई मूल के शक शासक। अगर हम शक शासकों के बारे में बात करेंगे तो आगे ऐसे पढ़ना तो है ही, रुद्रदामन की बात इसमें आती है, रुद्रदामन की बात इसमें आती है, जिसने सुदर्शन झील जो गुजरात में है उसके रेनोवेशन करवाया था। तो ये याद रखना है, हमने दो सरदारों के बारे में अभी यहाँ पढ़ा, सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में और शक वंश के राजाओं के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक समाप्त होती है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे और दक्षिण के राजाओं के बारे में, आगे इनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे, कौन कौन से और ताकतवर राजा रहे, इन्होंने किस प्रकार से अपने प्रशासन व्यवस्था को चलाया, वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये देखते रहिए वीडियो, इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि हमें हौसला मिलेगा अगर सब्सक्राइब ज़्यादा और शेयर होगा तो, और हम आगे और भी जानकारी वाली वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।